हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ऑडिट प्रोग्राम। हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे, जो कि है ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑडिट प्रोग्राम। अभी ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक डिटेल्ड प्लान जो कि प्रिपेयर किया जाता है एक ऑडिटर के द्वारा। क्यों प्रिपेयर करता है ऑडिटर? इसलिए कि जितने भी काम उसने ऑडिटिंग के टाइम पर करने हैं, तो ऑडिटिंग करने से पहले वो एक पूरा का पूरा एक डिटेल्ड प्लान प्रिपेयर करता है, जिसमें वो ये देखता है कि उसको कौन कौन से वर्क किस किस पर्सन से कराने हैं, किस तरह से वर्क को वो कंप्लीट करेगा और किस तरह की ऑडिटिंग टेक्निक्स का, ऑडिटिंग मेथड्स का वो यूज़ करेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, उसको सब सारा कुछ जो है एक डिटेल्ड मैनर में एक प्लान बना लेता है और उसके हिसाब से वो आगे का ऑडिटिंग का जो वर्क है वो फिर एग्जीक्यूट करता है। सो एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ डिटेल्ड प्लान ऑफ वर्क प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ हिज असिस्टेंट। वो क्यों प्रिपेयर करता है? इसलिए कि वो अपने असिस्टेंट को सुपरवाइज भी कर सके और कंट्रोल भी कर सके बिफोर एक्चुअली बिगिनिंग द ऑडिट। कि ऑडिट करने से पहले, एक्चुअली जो ऑडिट का काम करेगा उसको करने से पहले वो एक पूरा प्लान बनाएगा कि किस क्लर्क को वो कौन सा टास्क देगा परफॉर्म करने के लिए और उस क्लर्क को वो टास्क कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो वो इस तरह से एक स्पेसिफाइड टाइम भी डिसाइड करता हुआ चलता है कि जिसकी वजह से जो काम है वो आराम से कंप्लीट हो सके। ठीक है, hence an audit program is a systematic, detailed and written plan of the audit techniques to be adopted। कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी, वो एक पूरा डिटेल्ड और रिटर्न प्लान होता है, रिटर्न में होता है ये प्लान, ऑन द बेसिस ऑफ विच द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ प्रोसीड विद देयर ऑडिटिंग वर्क। जिसकी वजह से जो ऑडिटर है और जो उसका स्टाफ है वो ऑडिटिंग के जो वर्क हैं उनको प्रोसीड करेगा आगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लान इज़ टू मेंटेन अ लिंक बिटवीन द वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन द ऑडिट वर्क। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट प्लान को प्रिपेयर करने का? कि जितने भी टास्क हैं ऑडिट वर्क में उनको एक तरीके से डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड करने के बाद एक लिंक बना ली जाए कि कौन सा काम किस तरह से किया जाएगा। इस काम को करने से पहले हमें ये वाला काम करना होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि हमें जर्नल एंट्रीज चेक करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या लेजर चेक करना है, तो उससे पहले हमें क्या चेक करना होगा? उनके वाउचर्स चेक करने होंगे। तो ये जो सारा काम है किस तरह से हम लिंक करके चल सकते हैं, तो सारा का सारा जो प्रोसेस होगा, जो पूरा एक प्लान है, वो हम ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर स्टार्टिंग विद द बिल्डिंग वर्क, द बिल्डिंग contractor considered various factors such as plan of the building, the duration in which the work is to be completed, the way in which it is to be proceeded with, the number of laborers टू बी एम्प्लॉयड एक्सेट्रा। अगर मान लो इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि जो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसको बिल्डिंग बनाना है तो वो बिल्डिंग बनाने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। जैसे कि प्लान बनाएगा कि बिल्डिंग किस तरह की कंस्ट्रक्ट करनी है, कितने ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग, और किस तरह से इसका प्रोसीजर स्टार्ट करना है, किस वे में स्टार्ट करना है, कितने लेबरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा जो वो एक डिटेल सोचेगा, प्लान बनाएगा, तो वो बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले बनाएगा। इसी तरह से ऑडिटर जो है ऑडिटिंग का काम करने से पहले फ्रेमवर्क बनाता है, एक प्लान बनाता है, जिसकी वजह से जिसको वो क्या करता है, एक तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसके बाद वो अपना ऑडिटिंग का काम करता है। अब डेफिनेशन में हम अकॉर्डिंग टू W.W. विक्स की डेफिनेशन करेंगे। एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिटिंग वर्क। एक ऑडिट प्रोग्राम क्या है? एक डिटेल प्लान है ऑडिटिंग वर्क का, टू बी परफॉर्म, जो कि परफॉर्म किया जाता है, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड। अब ये जो ऑडिट प्रोग्राम है इसके अंदर सब कुछ स्पेसिफाई होगा कि किस तरह से वेरिफिकेशन होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक आइटम की, ठीक है, एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड, और इनको वेरीफाई करने में कितना टाइम लग जाएगा वो भी यहाँ एक डिटेल जो प्लान बनाया जा रहा है उसमें लिखा जाएगा। अब
नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन। अबव डेफिनेशन के चलते क्या एनालिसिस किया इन्होंने, द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी डिस्क्रिप्टिव। ऑडिट प्रोग्राम जो है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, सो डैट ऑल दैट नीड्स टू बी डन ड्यूरिंग द ऑडिट कैन बी एनालाइज्ड। वो सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें जब हम ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं। इस प्लान के अंदर, in the plan after each aspect of the work, space is left for the signature of the clerk assigned for doing the same। यहाँ पर जब आप सारा काम कर लेते हैं तो प्लान के अकॉर्डिंग पूरा काम हो गया, और पूरे काम में जब होने के बाद एक स्पेस छोड़ देनी चाहिए कि उसमें जो क्लर्क है वो अपने सिग्नेचर कर सके कि उसने वो काम कंप्लीट कर लिया है। द प्लान इज़ ऑलवेज इन राइटिंग। प्लान हमेशा राइटिंग में होना चाहिए और ऑडिटर के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है ये प्लान। और इसका जो मेन एम होता है प्लान का क्या होता है, द मेन ऑफ द प्लान इज़ टू इंश्योर दैट द वर्क ऑफ द ऑडिट प्रोसीड्स इन एन एफिशिएंट मैनर। जो ऑडिट का काम है वो एफिशिएंट मैनर में हो और कंप्लीट हो जाए स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द वर्क डन एंड इंश्योरिंग दैट नो पार्ट ऑफ द ऑडिट इज़ लेफ्ट इनकम्प्लीट। किसी भी तरह का ऑडिट का कोई पार्ट इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो प्लान बनाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला है प्रिपेयरिंग अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क फॉर द ऑडिट वर्क सो डैट इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये प्लान या एक तरीके से स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जो है इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि जो ऑडिट का जो काम है वो पॉसिबल हो पाए कंप्लीट होना, कि ढंग से कंप्लीट हो जाए लेकिन स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसलिए पहले से ही एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड कितना लगेगा वो लेकर चलते हैं कि हमें एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा, एक एस्टिमेशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द असिस्टेंट सो डैट ईच पर्सन इज़ अवेयर ऑफ व्हाट ही इज सपोज टू डू। अब यहाँ पर जितने भी असिस्टेंट होंगे ऑडिटर के उनको काम बांटा जाता है, डिवाइड कर देते हैं काम को, और इससे हर एक पर्सन को ये पता रहता है कि वो उसको क्या काम करना है, जिसकी वजह से ऑडिटर अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर पाता है। अब मान लो कि ऑडिटर का कोई एक पर्सन जो एक एम्प्लॉय है वो छोड़कर चला गया ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब ऑडिटर को पता है मैंने इसको क्या काम दिया था, तो अब जो नया पर्सन आएगा उसको भी हम वही काम करने को देंगे। तो नई चीज़ों को, नए पर्सन्स को जब हम लेकर आएंगे तो उनको भी वही सेम काम असाइन करने में आसानी होगी अगर एक डिटेल्ड प्लान बना हुआ होगा। नेक्स्ट है बीइंग अवेयर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क डन बाय एम्प्लॉयज़। इसके लिए भी वो अवेयर रह सकें कि प्रोग्रेस जो है एम्प्लॉय ने कितनी करी है। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ एनी एम्प्लॉय लीव्स ड्यूरिंग द ऑडिट देन असाइनिंग द सेम वर्क टू द पर्सन रिप्लेसिंग हिम। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर ढंग से प्लान बना हुआ होगा, हमें पता होगा कौन सा पर्सन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉय छोड़कर जाता है ऑडिट के टाइम पर तो उस केस में जो वर्क है उसको असाइन करना भी आसान हो जाएगा दूसरे पर्सन को। अगर डिटेल्ड प्लान बना हुआ है पहले से ही, उसमें सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है उस प्रोग्राम के अंदर, तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट आउट। किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी ना रहे कि कोई भी काम जो है बच जाए, इनकम्प्लीट रह जाए ऑडिटिंग के टाइम पर, तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसको रिमूव करने के लिए भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। अब ऑडिट प्रोग्राम के कौन कौन से टाइप हैं, मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड प्रोग्राम और दूसरा होता है टेलर मेड प्रोग्राम। स्टैंडर्ड प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले से ही फिक्स्ड होता है। ठीक है, बस ये होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर कभी भी नीड पड़ती है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। टेलर मेड का मतलब क्या है, टेलर क्या करता है, खुद से काम करता है, तो इसलिए इसमें खुद से जो है सेपरेट एक प्रोग्राम को प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एन ऑडिट प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ऑडिट प्रोग्राम जो है किस पर बेस्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर बेस्ड होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोग्राम कहा जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये यूज़ किया जाता है यूनिफॉर्मली इन ऑल ऑडिट्स, हर एक ऑडिट में, एंड देयर इज़ नो नीड फॉर द ऑडिटर। ऑडिटर को किसी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो एक सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम को बनाए हर एक ऑडिट करने के लिए। तो सच अ प्रोग्राम इज़ ऑल्सो रेफर टू एज फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड और अ प्लान्ड प्रोग्राम। इन प्लान्स को हम फिक्स्ड,
प्रीडिटरमाइंड और प्लान्ड प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये उनके अनदर नेम्स हैं, ठीक है। सच अ प्रोग्राम में भी suitably modify in order to accommodate the specific problems of a particular business। ये जो प्रोग्राम है ये उसी तरह से जिस हिसाब से बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं उनके हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, टेलर मेड प्रोग्राम। टेलर मेड प्रोग्राम इज़ वन विच इज़ प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेपरेटली बनाया जाता है, और क्या ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि उस बिज़नेस का नेचर कैसा है, किस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, मेथड क्या है उनके अकाउंटिंग की, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनका कैसा है, एक्सेट्रा। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इस प्लान को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सेपरेटली, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होता है। सच अ प्रोग्राम इज़ मोर प्रैक्टिकल। ये जो प्रोग्राम होते हैं ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड प्रोग्राम, स्टैंडर्ड प्रोग्राम के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोग्राम तो एक ही सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, उनके अकाउंटिंग मैथड के हिसाब से डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम और असेंशियल्स ऑफ एन गुड ऑडिट प्रोग्राम। अगर हम कभी भी, या जो ऑडिटर है वो कभी भी ऑडिट प्रोग्राम को प्रिपेयर करेगा तो उस टाइम पे उसको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि किस तरह का वो प्रोग्राम होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या ध्यान में रखना है कि राइटिंग में होना चाहिए, इन राइटिंग। द ऑडिट प्रोग्राम शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द ऑडिटर एंड हिज एम्प्लॉयज़ इन द फ्यूचर। ये जो प्रोग्राम है ये राइटिंग में होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो ऑडिटर है और एम्प्लॉय है उसका, तो उनके बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो फ्यूचर में। अगर वो लिखत में है बात तो आप उस जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन देयर इज़ अ रिटन ऑडिट प्रोग्राम द ऑडिटर स्टाफ नीड नॉट इंक्वायर अगेन एंड अगेन अबाउट द वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। अगर ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न में होगा तो ऑडिटर का जो स्टाफ है उसको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस प्रोग्राम को या उस वर्क को चेक करने के लिए जो भी वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लैरिटी। वाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम इट शुड बी इंश्योर दैट इट इज़ सिंपल एंड क्लियर। जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि वो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिसकी वजह से जितने भी पर्सन्स हैं उनको समझ आ सके कि क्या प्रोग्राम है, ठीक है। Ambiguity in the program results in hindrances in the audit work and waste of time and efforts। अगर किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी होगी तो उसकी वजह से ऑडिट प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऑडिट वर्क जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी और टाइम भी वेस्ट होगा ही, साथ के साथ एफर्ट भी वेस्ट हो जाएंगे। फिर है डिवीजन ऑफ वर्क। द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वर्क में भी असाइंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी फिक्स्ड अमंग द स्टाफ ऑन द सेम बेसिस। यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाए कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके जो वर्क हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो आसानी से फिक्स कर दी जाए उनके स्टाफ पे सेम बेसिस में। वेल डिवाइडिंग द वर्क द ऑडिटर शुड बी कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ हिज स्टाफ सिंस ओनली देन ही विल बी एबल टू असाइन वर्क इन अकॉर्डेंस विद द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द पर्सन। यहाँ पर ये बोला है कि अगर जैसे जो भी ऑडिटर है वो अपने जो काम होता है वो अपने जो स्टाफ होते हैं उनको असाइन करता है। अब उसको ये पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इस बात से कि उसके स्टाफ की लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस कैसी है, वो कितना काम कितने अच्छे से कर सकता है, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर उसको पता होगा तो वो ढंग से असाइन कर पाएगा काम को, अदरवाइज़ काम वो असाइन कर भी देगा तो ढंग से कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर उसको नहीं पता। लेकिन अगर पता है तो आराम से काम को वो जो है डिवाइड भी कर लेगा और वो काम जो है ऑडिट वर्क जो है वो भी आसानी से परफॉर्म हो जाएगा। द डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डन कीपिंग द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क टू बी डन इन माइंड सो दैट द वर्क मे बी completed सक्सेसफुली एंड नो पार्ट ऑफ द वर्क escapes एग्जामिनेशन बाय द ऑडिटर। जब वो वर्क को डिवाइड करेगा तो उसको बिज़नेस की जो बिज़नेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बिज़नेस है उसको ध्यान में रखना होगा, उसके नेचर कैसा है और अदर जो भी एक्सपेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। उस हिसाब से वर्क को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद ऑडिट का काम एग्जीक्यूट करेंगे, ऑडिटिंग जो भी वर्क होगा, फिर वो कंप्लीट अगर जब पूरा हो जाए
तो उनको ये ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा पार्ट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑडिट वर्क जो है कोई भी पार्ट लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो ऑडिट प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसीज़ एंड प्रोविजंस। जब भी ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया जाता है तो उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है, केस ऑफ कंपनी है, तो उस केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पॉलिसीज़ प्रोविजंस जो भी लिखा हुआ है उनको ध्यान में रखना है। कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखना है। अगर पार्टनरशिप फर्म्स हैं तो पार्टनरशिप डीड को ध्यान रखना है और उनसे रिलेटेड जो लॉज वगैरह हैं उनको ध्यान रखना है। तो उनको ध्यान में रखकर ही ऑडिट प्लान बनाना है और हो सके तो ये भी चेक करना है कि उनका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, ये भी ध्यान में रखते हुए ही जो है अकाउंट जो प्लान है या हम कह सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम है उसको बनाना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो ऑडिट प्रोग्राम है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी अगर किसी भी तरह के ऑडिट वर्क को हमें स्मूथली रन कराना है तो उसके लिए पहले से ही एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा ऑडिटर कि हमें ये ऑब्जेक्टिव से हम काम को करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो इसका कोई भी यूज़ ही नहीं है इस प्लान का। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। वहाँ पे लिखना होगा डिटेल प्लान जो भी बना रहे हैं वो, और साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि कितने टाइम पीरियड के अंदर उस ऑब्जेक्टिव को वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है प्रीवियस रिपोर्ट्स। जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उनके पास्ट ईयर्स की पास्ट रिपोर्ट्स जो हैं उनको भी वो चेक करेगा, देखेगा किस तरह के मेथड को यूज़ कर रहे हैं वो, हर साल कंपनी को किस तरह का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या हर बार कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही, किन किन तरह की स्टेटमेंट्स कंपनी प्रिपेयर करती है, ठीक है। इंटरनल चेकिंग सिस्टम कैसा है, हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हुए प्रीवियस रिपोर्ट्स को भी वो चेक करेंगे। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट वाइज। एक सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के और जो सब डिपार्टमेंट हैं उनके लिए भी एक सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा और इनको भी फिर डिवाइड कर दिया जाएगा इन ऑडिट प्रोग्राम को। अब इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर कैश। कैश के लिए अलग बनाया जाएगा, परचेज के लिए, सेल्स के लिए अलग बनाया जाएगा। इससे क्या होगा बनाने से, बाय डूइंग सो वन कैन ऑब्टेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ स्मूथ मैनर। ढंग से वो जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आसानी से जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं और जो उनकी अदर इन्फॉर्मेशंस हैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एम्प्लॉयज़ से और एक्सप्लेनेशंस भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एक स्पेसिमेन दे रखा है ऑडिट प्रोग्राम का। ये फाइनेंशियल बुक्स हैं, कैश बुक है, कैशिंग, पोस्टिंग, वाउचिंग, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, सेल्स डे बुक है, बिल्स रजिस्टर है, परचेज बुक है, जर्नल है, वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्स। ये ऑडिट प्रोग्राम बनाया जा रहा है। असिस्टेंट के सिग्नेचर होंगे, टाइम टेकन ऑन द जॉब, इसमें कितना टाइम लगेगा, ऑडिटर कॉस्ट एट आर्ली रेट ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑडिटर कितना पैसा देगा, कितने जितने घंटे वो काम करेंगे, घंटों के हिसाब से पैसा देगा एम्प्लॉयज़ को, जितने घंटे वो काम करके देगा उस हिसाब से वो उनको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये पूरा ऑडिट प्रोग्राम का एक स्पेसिमेन है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम से क्या होता है, जो उसके स्टाफ होते हैं ऑडिटर के, वो पहले उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखता है, वो किस तरह से काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितनी जल्दी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उस हिसाब से ही वर्क को असाइन करता है, उनके अंदर डिवाइड करता है वर्क को, और जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अगर अच्छे से होगा, एबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पर उनको वर्क कंप्लीट होने का और जल्दी कंप्लीट होने का एक एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक ईच एम्प्लॉय की, वो डिटरमाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्राम के बेसिस पर ही, क्योंकि हर एक पर्सन को प्रोग्राम के बेसिस पर ही वर्क असाइन किया गया है और उसी के बेसिस पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का एरर आता है काम के अंदर, कोई भी गलत फ्रॉड वगैरह भी दिख जाता है या ढंग से काम नहीं हुआ, कुछ भी रीज़न हो सकता है, अगर वो आता है तो वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको वो काम दिया गया था। तो यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस का भी यहाँ पर जो है इवोल्यूशन होता है। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट प्रोग्राम में
उनके पास एक और फंक्शन होता है जो कि इन्होंने बोला प्रोग्रेस चार्ट बनाता है, जिसमें वो ये देखता है कि जो वर्क असाइन किया गया है एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम, उनका एक तरीके से पूरा चेक करता है कि प्रोग्रेस कितनी हुई है। ड्यू टू देयर बीइंग अ रिटन प्रोग्राम, द ऑडिटर कैन असेस द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क बीइंग डन बाय हिज एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द टाइम टू टाइम, एंड ही कैन फाइंड आउट what all has been done and what still remains to be done। कितना काम हो गया है और कितना अभी बाकी बचा है वो ये भी देख सकता है इस ऑडिट प्रोग्राम के चलते। By doing so he can also examine the efficiency of his employees, और वो इस ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उन एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को भी देख सकता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। वर्क में यूनिफॉर्मिटी आएगी। द ऑडिट प्रोग्राम जो है प्रिपेयर किया जाता है और जो पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर, प्रीवियस रिपोर्ट्स को देखकर, तो इस वजह से यूनिफॉर्मिटी भी रहेगी वर्क के अंदर। पहले से वो देखेगा कि किस तरह से सारा काम हुआ था, कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक्स यूज़ हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी के चलते भी काम करता है। दिस हैज़ 2 बेनिफिट्स। इसके 2 बेनिफिट हैं। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन द ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क में यूनिफॉर्मिटी तो देखेगा ही। इट प्रिवेंट्स अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम इन फॉर्मुलेटिंग एन ऑडिट प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच, यानी किसी भी तरह का टाइम वेस्ट ना हो। अगर किसी तरह का अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है ऑडिट प्रोग्राम को उस टाइम प्रोसीड करते टाइम, तो वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है नो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एम्प्लॉयज़। अगर कोई भी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ऑडिट छोड़कर चला जाता है तो कोई भी चेंज ज़्यादा नहीं आता। वो जो पर्सन छोड़कर गया है उसकी जगह किसी दूसरे पर्सन को दे देंगे काम, और ऑडिट प्लान बनाया हुआ है, प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हमें काम भी असाइन करने में, ऑडिटर जो है काम जब असाइन करेगा तो उसमें भी उसको आसानी ही रहेगी। नेक्स्ट है प्रूफ इन कोर्ट। अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है क्लाइंट या ऑडिटर के बीच में, तो ये प्रूफ भी दिखा सकते हैं, ऑडिट प्रोग्राम को एज अ प्रूफ भी कोर्ट में सबमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम बाय वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। जब भी हम किसी भी तरह का कोई काम करने जाते हैं, अगर पहले से ही प्लान बना हुआ है तो टाइम हमारा सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता है हमें क्या क्या करना है और उसके हिसाब से हम करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस वर्क इन डिफरेंट बिजनेस। अब क्या होता है, ऑडिटर जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम एक साथ ले लेता है। ठीक है। अब एक साथ काम कर रहा है, उसको ये भी पता है कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूँ। वहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम बना रखा है, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर वगैरह के हिसाब से टेलर मेड प्रोग्राम बना रखा है मान लो। ठीक है। तो उनको पता है कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन का काम किस किस तरीके से करना है, तो पहले से ही अगर प्रोग्राम वो बनाकर चलेगा तो वो कन्फ्यूज़ नहीं होगा और काम भी अच्छे से कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट है कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल। पूरी की पूरी चेकिंग पॉसिबल हो पाएगी अगर एक पहले से ही रिटर्न प्रोग्राम पड़ा हुआ है। अब रिटर्न में सारा कुछ लिखा हुआ है, अब वो देख लेगा कि हमने वाउचर्स चेक करने थे, कर लिए, हाँ कर लिए। अब हमें ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करने थे, जैसे शेयर रजिस्टर वगैरह चेक करने थे, तो वो हमने कर लिए। इस तरह से वो सारा काम चेक कर सकता है। ठीक है। फैसिलिटी इन कंट्रोल। Having an audit program facilities control over the audit work, since the division of work and responsibilities are specified beforehand. This increases the efficiency of an audit staff and reduces the chances of negligence and errors. इसमें क्या है, यहाँ पर कंट्रोल रहता है। ठीक है। ऑडिट वर्क करते टाइम जो ऑडिटर है वो सारे के सारे वर्क को डिवाइड कर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। अब उसको पता है कि किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पर्सन ने क्या काम करना है, तो वो एफिशिएंटली सारा काम करवाता है अपने स्टाफ से, और जिसकी वजह से कोई एरर्स वगैरह के इतने चांसेस नहीं होते, क्योंकि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा गलत में या एरर में, तो उसको फिर कहीं ना कहीं पनिश भी किया जाएगा या उसी से ही दोबारा से काम करवाया जाएगा जितना काम उसका था। ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके। पहला है वर्क बिकम्स मैकेनिकल। सिंस द वर्क ऑफ द ऑडिट इज़ कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू द ऑडिट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, ऑडिट का जितना काम है वो ऑडिट प्रोग्राम पर ही बेस्ड है। द स्टाफ डज द वर्क मैकेनिकली। जो स्टाफ है मैकेनिकली काम को करते हैं, विच लीड्स टू मोनोटोनी एंड द स्टाफ बिकम्स नेग्लिजेंट एंड इनएफिशिएंट इन डूइंग देयर वर्क। और जो स्टाफ होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं, वो बस दिखा देते हैं कि हमने काम कर दिया, बट एक्चुअली में वो उस हिसाब से काम नहीं करते हैं, जैसे डिटेल चेकिंग वगैरह हो गई। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। जब एक बार ऑडिट प्रोग्राम बन गया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जो है वर्क असाइन कर दिया,
तो उस टाइम पर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑडिटर हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे। हैंस दिस डज नॉट गिव हिम एनी अपॉर्चुनिटी, उनको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो अपनी कैपेबिलिटी और अपनी इंटेलिजेंस को दिखा सकें, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में पहले से ही लिख दिया है किस काम को किस तरीके से करना है, कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है। तो वो लोग उसी टेक्निक्स को यूज़ करके काम करेंगे, अपना माइंड वो उस जगह पर नहीं लगा सकते। तो उनकी जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंस को दिखाने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो उनको नहीं मिल पाती। ठीक है, सो लैक ऑफ इनिशिएटिव यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मॉरल इन्फ्लुएंस। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, अब उनको पता है कि ये जो ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर किया गया है ऑडिटर के द्वारा वो इसी तरह से चलेगा, इस टाइम पर ही चेकिंग करेगा, ठीक है, इसी तरह से चेकिंग करेगा, तो उनको पूरे तरह से पता होता है। तो फिर वो अपना काम उसी हिसाब से प्री प्लान मैनर में करते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई मोरल प्रेशर नहीं होता। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना जो काम है उस हिसाब से नहीं करते और एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं। ठीक है, कोई मॉरल इन्फ्लुएंस नहीं होता। और समटाइम्स उनको पता है कि ऑडिटर सिर्फ किसी को चेक करेगा तो वो दूसरी जगह कहीं ना कहीं फ्रॉड भी कर देते हैं। डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। अब क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम से पहले से ही बना दिया, ठीक है, वर्क जो है मोनोटोनस और मैकेनिकल में हो गया, ठीक है, उन्होंने ढंग से चेक वेक नहीं किया है। अब इससे क्या होता है, फ्रॉड्स नहीं निकल पाते। समटाइम्स फ्रॉड्स को निकालना जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कुछ फ्रॉड्स ऐसे होते हैं जिनको आप इमेजिनेशन में ही सोच सकते हैं, उसको आप सर्च नहीं कर पाते, ठीक है, एग्जामिनेशन के थ्रू। सो दिस मेक्स द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स इवन मोर डिफ़िकल्ट सिंस डूइंग सो रिक्वायर्स अ वेरी इमेजिनेटिव एंड थ्रू एग्जामिनेशन। अब इससे क्या होगा कि आप जो हैं अब फ्रॉड को निकालने में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है ऑडिटर के लिए, क्योंकि उसने पहले से ही बता दिया कि ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, पूरा डिटेल प्लान बना दिया, किस टाइम पे क्या चेक होगा, किस तरह से चेक होगा, कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी, हर चीज़ उसने डिटेल मैनर में बता दी। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पता है कि वो किस तरह से सारी चेकिंग वगैरह करेंगे, तो वो जो फ्रॉड्स हैं वो भी अलग तरीके से करना शुरू कर देते हैं। तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है ऑडिटर को कि वो उन फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सके, और उन फ्रॉड्स को अगर उसको डिटेक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव वे से सोचेगा, बहुत ज़्यादा डीपली सोचेगा, और इतनी डीपली उसको एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, लैक ऑफ इलास्टिसिटी। सिंस द ऑडिट प्रोग्राम इज़ फॉर्मुलेटेड इन एडवांस, पहले से ही बना दिया जाता है ऑडिट प्रोग्राम, सो it becomes very difficult to make changes in accordance with the changes in circumstance, hence it lacks flexibility। अब उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर मान लो कभी चेंज करना है सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, तो ये डिफ़िकल्ट है, वो ढंग से चेंज नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं चेंज करने में। सो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रह गई। इन्होंने बोला कि फ्लेक्सिबल है, जब चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है चेंजेस करना, क्योंकि ऑडिटिंग प्रोग्राम पहले से ही एडवांस में फॉर्मुलेट कर लिया गया है। यूनिफॉर्मिटी इज़ हार्मफुल। द सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम कैन नॉट बी अप्लाई टू एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम आप अप्लाई नहीं कर सकते, सो इट बिकम्स नेसेसरी। तो यहाँ पर ज़रूरी पड़ जाता है कि ऑडिट प्रोग्राम को बिज़नेस की जो स्ट्रक्चर है, बिज़नेस का जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग एक सेपरेट प्रोग्राम बनाया जाए या उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाए। हैंस द ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द टाइम। हर एक टाइम के लिए एक सेम ऑडिट प्रोग्राम यूज़ करना सही नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एफिशिएंसी। जो इनएफिशिएंट ऑडिटर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कवर अप करने के लिए उनकी एफिशिएंसीज़ को, ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू। इफ़ एन ऑडिटर इज़ नेग्लिजेंट इन डूइंग हिज वर्क, अगर ऑडिटर जो है नेग्लिजेंट है अपने काम को करने के लिए, देन ही ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है और ये दिखाते हैं कि मैंने तो ऑडिट प्रोग्राम भी बनाया था, सारे सबूत लाके जो है रख देता है। द ऑडिट प्रोग्राम एज अ प्रूफ is a proof that the auditor has done all his work and hence his efficiency cannot be proved। अब इसमें क्या होता है कि ऑडिट प्रोग्राम जो है, जैसे हमने बोला कि कोर्ट में प्रूफ की तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो ये वो क्या करते हैं, प्रूफ की तरह यूज़ कर देते हैं कि हमने तो सारा काम किया था, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने उस हिसाब से एफिशिएंट वे में काम नहीं किया था, तो इससे इनकी एफिशिएंसी का पता नहीं लग पाता। समटाइम इनएफिशिएंट ऑडिटर इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर नेक्स्ट है रेमेडीज़ और इलास्टिसिटी इन ऑडिट प्रोग्राम। द अबव मेंशन्ड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम मेड इट अप्लाई
क्लियर डैट द ऑडिट प्रोग्राम शुड नॉट बी रिजिड। अब यहाँ जो ऊपर डिसएडवांटेजेस हैं उन्होंने ये बोल दिया कि ऑडिट प्रोग्राम कभी भी जो है आपका रिजिड नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द सेम ऑडिट प्रोग्राम cannot be used for the audit for the every organization, since in reality the way of working and circumstance of each organization are different। कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम ही प्रोग्राम यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रियलिटी है, उसका जो नेचर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। Hence an audit program will be useful only when there is a scope for making alterations in it। वो ऑडिट प्रोग्राम ही सही होगा, वो ही यूज़फुल होगा जहाँ पर स्कोप है ऑल्ट्रेशंस का, यानी कहीं ना कहीं चेंजेस करने का स्कोप है, ठीक है, अकॉर्डिंग्स विद चेंज इन सर्कमस्टांस। जिस हिसाब से सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे उस हिसाब से अगर आप चेंज कर सकते हैं, उसमें स्कोप है, तो ही वो यूज़फुल है प्रोग्राम, अदरवाइज वो प्रोग्राम यूज़फुल नहीं है। इट ऑल्सो अप्रोप्रिएट दैट इन ऑर्डर टू मोटिवेट कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़, अगर आपने कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, suggestions based on their experience should also be incorporated in the program। Appropriate alterations and additions made the audit program more flexible and are also helpful in the successful completion of the audit work। Hence the audit program should always be flexible, otherwise there is a danger of audit work being mechanical in nature। अब क्या है, इन्होंने ये बात बोली है कि अगर हमें किसी भी तरह के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना है, तो उनको एक तरीके से पूरे प्लान में वहाँ पर उनकी मोटिवेशन, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब कुछ लिखा होना चाहिए प्लान में ही। और वहाँ पर प्लान में ये भी इस तरह का प्लान होना चाहिए कि अगर आपने कभी चेंज करना हो, अल्ट्रेशन करनी हो सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, तो आप कर सकें। यानी प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए। अगर वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है तो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा वो प्लान, वरना यहाँ पर मैकेनिकल इन नेचर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। द ऑडिटर शुड ऑलवेज कंसल्ट हिज सबऑर्डिनेट्स, ही शुड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू रिमूव द सेम आफ्टर टेकिंग ड्यू एडवाइस फ्रॉम दैम। अब यहाँ पर जो ऑडिटर है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उसके साथ बार बार कंसल्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और प्रॉपर स्टेप्स लेके उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिमूव किया जाए उनसे एडवाइस भी ले, ठीक है। सो ही शुड टेक केयर दैट द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स डज नॉट बिकम मैकेनिकल। तो उसको ये भी पता चल जाएगा इसकी हेल्प से कि कोई उनका जो काम है मैकेनिकल तो नहीं हो रहा, काम ढंग से हो रहा है। ही शुड बी मेक क्लियर टू हिज स्टाफ दैट द ऑडिट प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर देयर गाइडेंस। उनको ये पहले से ही बता दें कि ये जो ऑडिट प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए है, ठीक है। इन केस द सबॉर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट फाइंड द प्रोग्राम इज़ इनअप्रोप्रिएट, अगर कहीं पर भी उनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं ऑडिटर के, उनको लगता है कि प्रोग्राम इनअप्रोप्रिएट है, सही नहीं है, उसमें चेंजेस करने ज़रूरी हैं, तो वो चेंजेस के लिए भी बोल सकते हैं। हाउएवर इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट देयर शुड नॉट बी टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द ऑडिट प्रोग्राम, अदरवाइज इट विल डिफीट इट्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप चेंज कर रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम को, तो ऑडिट प्रोग्राम में जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करने हैं। अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज हम यहाँ तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।